नमस्कार। यह है कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान का ज्ञानदूत चैनल है। यह चैनल विभिन्न विषयों की कक्षाएं प्रसारित करता है। इतिहास विषय की कक्षाओं के प्रसारण का दायित्व राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के पास है। इतिहास विषय में आज आपको जो व्याख्यान सुनने को मिलेगा, उस व्याख्यान का शीर्षक है बलबन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का और खासतौर से सल्तनत कालीन भारत के इतिहास का बलबन एक महत्वपूर्ण शासक है। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती इकबाल फातिमा। मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर श्रीमती इकबाल फातिमा को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और बलबन विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आज का विषय है बलबन। गयासुद्दीन बलबन इल्बारी जाति का तुर्क था और मध्य एशिया का रहने वाला था और उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत को एक मजबूती प्रदान की गई और वह दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख और महान शासक माना गया। बलबन मैडम का जन्म मैडम सॉरी, आपका वीडियो जी दिखाई नहीं दे रहा है। आपका जी वीडियो नहीं सर। आ रहा है। जी सर, एक मिनट। हाँ हाँ, अब आप है ना पुनः प्रारंभ करें। जी। हम्म, जी, हम्म। अब शुरू कीजिए। गयासुद्दीन बलबन के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। बलबन मध्य एशिया की इल्बारी तुर्क जाति का था और उसके पिता 10,000 परिवारों के मुखिया थे। यानी उसका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन किशोरावस्था में ही अ, उसको मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिया गया और उन्होंने उसे दास के रूप में बसरा के जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया और जिसके द्वारा वह 1232 ईस्वी में दिल्ली ले जाया गया, जहां पर उसे इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा गया। लेकिन बलबन जो है एक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा और इसलिए धीरे धीरे जो है वो उन्नति करते हुए उच्च पद तक पहुंचा और उसके द्वारा एक खास पद जो है इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया। और उसके बाद में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया जब गद्दी पर बैठी तो उसने उसे अमीर शिकार का पद भी दिया और इसके बाद में आगे जब उसके भाई गद्दी पर बैठे तो उन्होंने भी जो है निरंतर उसको उच्च पद प्रदान किए। उसे जो है जो रेवाड़ी की जो है जागीर दी गई, उसे जो है अमीर हाजिब का पद दिया गया। और जब नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा 1246 ईस्वी में, तो उसके द्वारा उसे आरिज़ मुमालिक का पद दिया गया और इस क्रम में जो है अ, उसके द्वारा अपने पद को जो है जिम्मेदारी से निभाया गया और प्रधानमंत्री के पद तक वह पहुंचा। और जैसा कि मैंने बताया था कि इल्तुतमिश जो है उसे उसने अपना खास सेवक यानी खासदार जो है नियुक्त किया और साथ ही इल्तुतमिश ने उसे चालीसा दल यानी तुर्काने चहलगानी में भी शामिल किया और इसके बाद में वे लगातार उन्नति करता चला गया। नासिरुद्दीन महमूद चूंकि एक संत प्रवृत्ति का शासक था, इसलिए उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां जो है वह बलबन को सौंप दी थी और बलबन लगभग 18 साल जो है वजीर के पद पर रहा और इसी पद पर रहते हुए उसने जो है मंगोलों के आक्रमण का सामना किया। साथ ही सल्तनत में जितने भी आंतरिक विद्रोह उस समय थे, चाहे हिंदू शासकों का विद्रोह हो या मेवातियों का विद्रोह हो, उसने उन सभी विद्रोहों का
दमन किया। और इसके साथ-साथ जो है उसके द्वारा जो साम्राज्य विस्तार है, उसका कार्य भी उसके द्वारा किया गया। लेकिन 1246 ईस्वी में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, तो उसके बाद बलबन जो है गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद के कोई पुत्र नहीं था। तो ऐसी स्थिति में बलबन अब पूरी तरह स्वतंत्र था कि अपनी सत्ता का जो है भरपूर तरीके से प्रयोग वो कर सके। यद्यपि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भी सत्ता उसी के हाथ में थी, लेकिन वह स्वच्छंदता पूर्वक उस पर कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो सुल्तान नहीं था वह, और दूसरा जो तुर्की अमीर थे, वह भी उसके विरोध की स्थिति में थे, उसका विरोध कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जब 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, तब बलबन ने जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया, और बलबन ने एक निश्चित राजनीतिक आदर्श अपने लिए तय किया। उसने ये तय किया कि उसे जो है सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना है। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा जो है उस समय काफी हद तक गिर चुकी थी, क्योंकि तुर्काने चहलगानी के जो सदस्य थे, वो सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते थे, और उन्होंने जो है साथ ही उन्होंने जो है ये भी प्रयास किया कि जो शासक गद्दी पर बैठे, वो शासक जो है कठपुतली के रूप में कार्य करे, यानी जैसा वो चाहते हैं वैसा वो करे, और अपनी स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले। लेकिन अ, खुद बलबन क्योंकि चालीसा मंडल का सदस्य रह चुका था, इसलिए सुल्तान पद पर रहते हुए उसने इस बात के लिए प्रयास किए कि सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जाए। और इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे, उस समय जो वर्चस्व स्थापित हो गया था तुर्की गुलाम इन चालीसा मंडल के सदस्यों का, तो वह इसको समाप्त करना चाहता था, और इसीलिए उसने जो है एक नई नीति को अपनाया, और वह नीति थी लौह और रक्त की नीति। यानी सुल्तान ने हथियारों का प्रयोग किया, और साथ ही हिंसा के माध्यम से उसने ये चाहा कि सत्ता पर उसकी पकड़ बनी रहे, और अपनी इस नीति पर चलकर सुल्तान काफी हद तक सफल भी रहा, और उसने जो है। मैडम, मैं एक बार आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपका जी वीडियो सर। नहीं आ रहा, वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर, ये हाँ, ठीक है मैम। ठीक है। इसमें हम आगे चलकर बात करें कि जैसा कि मैं बताया कि बलबन किस तरह एक के बाद एक आगे बढ़ा। तो जैसा कि पूर्व में बताया कि रजिया ने उसे अमीर शिकार का पद दिया, और उसके भाई जो कि रजिया के बाद गद्दी पर बैठा बहराम शाह, उसने उसे अमीर आखूर का पद और रेवाड़ी की जागीर दी, और मसूद शाह को उसने सत्ता दिलाई। तो ऐसी स्थिति में उसने अमीर हाजिब का पद और साथ ही हांसी की सूबेदारी भी उसे दे दी। और 1245 ईस्वी में उसे मंगोलों के खिलाफ शाही सेना का नेतृत्व करने का मौका मिला। यद्यपि मंगोल बिना युद्ध के भाग गए, लेकिन बलबन को इस बात का श्रेय मिला कि उसने मंगोलों के खिलाफ संघर्ष किया। वहीं नासिरुद्दीन महमूद ने उसे 1249 ईस्वी में उलूग खां की उपाधि भी दी, और साथ ही साथ उसे नायब मुमालिकत का पद भी दिया। लेकिन जैसे ही 1266 ईस्वी में वे गद्दी पर बैठा, तो उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। लेकिन सुल्तान बनने के बावजूद उसके सामने अनेक कठिनाइयां थी, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बलबन के पूर्व के जो शासक थे, उन्होंने जो है उदारता पूर्वक शासन किया, और साथ में उनमें शासक की योग्यता भी नहीं थी। परिणामतः सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा जो है समाप्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में बलबन के लिए जरूरी था कि वह सुल्तान पद की गरिमा को और उसकी प्रतिष्ठा को और शक्ति को पुनः स्थापित करे। साथ ही उस समय पूरी सल्तनत में अराजकता का माहौल था, और ऐसी स्थिति में उसे कानून और व्यवस्था की स्थापना भी करनी थी। साथ ही चालीसा मंडल जो था, उसकी शक्ति को नियंत्रित करना भी एक समस्या था, क्योंकि बलबन खुद एक चालीसा मंडल का सदस्य रह चुका था। तो वे जानता था कि इस संगठन के सदस्य कितने महत्वाकांक्षी है, और वो ये जानता था कि इस दल की शक्ति को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक वह स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ
एक समस्या थी आर्थिक, यानी जो खजाना है वह संकटग्रस्त था। आर्थिक संकट सल्तनत में विद्यमान था, क्योंकि जो इससे पूर्व सुल्तान बने थे, उन्होंने प्रशासन में कोई सुधार नहीं किया था, राजस्व में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी, और साम्राज्य में जो विद्रोह हो रहे थे, उससे राजस्व वसूली में भी बड़ी दिक्कतें थी। तो उसे सल्तनत में विद्यमान आर्थिक संकट से भी निपटना था। एक और समस्या थी, वह थी मंगोलों के आक्रमण की। मंगोल निरंतर मध्य एशिया से दिल्ली पर आक्रमण कर रहे थे। मध्य एशिया के अधिकांश मुस्लिम राज्यों को वो जीत चुके थे, और बहुत बार उन्होंने सिंधु को पार करके भारत पर आक्रमण करने के प्रयास किए थे। अतः बलबन ने इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए लौह और रक्त की नीति का पालन किया। अब हम बात करें कि बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था, यानी बलबन के राजनीतिक आदर्श क्या थे। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है वह ईरान के सासानी शासकों से प्रेरित था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी। उसका मानना था कि सुल्तान पृथ्वी पर अल्लाह का, ईश्वर का प्रतिनिधि है, और उसने राजत्व को एक देवी संस्था माना, और ये कहा कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिबिंब है, और इसलिए वह ये मानता था कि सभी लोगों को सुल्तान की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहा है वह ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कह रहा है। साथ ही उसने खुद को जो शाहनामा है फिरदौसी का, उसमें एक पौराणिक तुर्की योद्धा अफ्तरयाब का वर्णन है। उसने अपने को उस अफ्तरयाब का वंशज बताकर अपने वंश की गौरव में वृद्धि का प्रयास भी किया। उसने एक कार्य किया कि दरबार को जो है भव्य रूप प्रदान किया। उसने दरबार में जब वह आता था तो एक विशिष्ट वेशभूषा में आता था। उसके चारों ओर 4 जो है बड़े-बड़े हफ्सी गुलाम अंगरक्षक होते थे, और उनके हाथों में नंगी तलवारें रहती थी, जिनकी चमक से दरबारियों की जो है आंखें चौंधिया जाती थी। वो ये चाहता था कि दरबार को इतना भव्य रूप प्रदान किया जाए कि लोग जो है उससे भयभीत हों। साथ ही उसने अपने यहाँ पर दरबार में फारसी परंपराओं की शुरुआत भी की, जिसमें सिजदा और पायबोस की प्रथाएं प्रमुख हैं। सिजदा का मतलब ये है कि जमीन पर बैठकर सुल्तान के सामने झुकना, उसे जो है प्रणाम करना। वहीं पायबोस का मतलब है कि सुल्तान के पैरों को चूमना। साथ ही उसने जो है फारसी नववर्ष नौरोज को भी उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसके बाद बात करें हम और जो कार्य उसके द्वारा किए गए, उसमें एक कार्य था कि उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को स्वच्छ बनाया। जैसे ही वे सुल्तान बना, उसने मदिरा पान का त्याग कर दिया। साथ ही उसने गंभीर रहना शुरू कर दिया। हास्य जो है उसने बिल्कुल बंद कर दिया। दरबार में हंसी मजाक भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और साथ ही उसने ये व्यवस्था की कि जो आम लोगों के अलावा जो दरबारी हैं, वो भी उससे सीधे बात नहीं कर सकते थे। वह सुल्तान से वज़ीर के माध्यम से ही बात कर सकते थे, और वे जो भी अमीरों को अपनी बात सुल्तान तक कहनी होती थी, तो वज़ीर को कहते थे, और सुल्तान को अगर दरबारियों से, सरदारों से कुछ कहना होता था, तो वज़ीर के माध्यम से ही कहता था। साथ ही उसने ये भी पाबंदी लगाई कि दरबार में जो भी दरबारी हैं, वे हँसी-मज़ाक नहीं करेंगे। इसके साथ-साथ वह कुलीन और अकुलीन लोगों में भी भेदभाव करता था। उसने इस बात के लिए प्रयास किया कि कुलीन वर्ग के लोगों को ही उच्च पद पर नियुक्त किया जाए। वो ये कहता था कि मैं जब भी किसी अकुलीन व्यक्ति को देखता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं उत्तेजित हो जाता हूँ। उसने इसके लिए जो है जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी वंशावलियों की जाँच करवाई, और जो उच्च कुल के लोग थे, उन्हें ही उच्च पद पर रखा। बर्नी यहाँ भी ये भी कहता है कि उसने 30 ऐसे अधिकारियों को पद से हटा दिया जो निम्न कुल के साबित हुए। साथ ही उसने अपने पोत्रों के नाम भी फारस के सम्राटों के समान रखे, जैसे केकुबाद, केखुसरो, केक्यूमर्स, केकस आदि। बलबन के राजत्व सिद्धांत की बात हम करें तो वे शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। उसका उद्देश्य सैनिक
वे प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रभुत्व कायम रखना था। कठोर नियमों तथा परंपराओं द्वारा वे सुल्तान पद की प्रतिष्ठा, गरिमा तथा शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। वह राजा के पद को एक विशेष दर्जा देना चाहता था। वह चाहता था कि जो अमीर लोग हैं वह राजा से भयभीत हो, और वो सोचता था कि अगर वो भयभीत होंगे तो वो उसका सम्मान करेंगे, और पूर्व के सुल्तानों की भांति जो है उसकी स्थिति नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें कि सुल्तान की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। तो बलबन के द्वारा जो प्रमुख उपलब्धि हासिल की गई उसमें सबसे पहला नाम आता है तुर्कान चैलगानी के दमन का। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि तुर्कान चैलगानी का वह स्वयं भी सदस्य रह चुका था, लेकिन फिर अब वह ये चाहता था कि चहलगानी के अन्य सदस्य उसे चुनौती दे, उससे पहले ही उनका दमन कर दिया जाए, उनकी प्रतिद्वंदिता को समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए उसने जो इस दल के सदस्य थे उनको छोटे-छोटे अपराधों के बावजूद बड़ी-बड़ी सजाएं दी। जैसे कहा जाता है कि मलिक बकबक के ने अपने नौकर की हत्या करवा दी थी, तो उसे सार्वजनिक रूप से 500 कोड़े लगवाए गए। वहीं अन्य जो सरदार थे, उनको भी जो है कठोर दंड दिया गया। सुल्तान का खुद का चचेरा भाई शेर खां, जो इस दल का एक प्रमुख सदस्य था, उसे उसने जहर देकर मरवा दिया। और इस प्रकार के कदम से ये हुआ कि बाकी जो बचे हुए सदस्य थे, वो अपने आप जो है डर कर शांत हो गए। इसके अलावा उसने उस समय जो आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, उनसे भी जूझना पड़ा और उसने सफलतापूर्वक उनका दमन किया। बर्नी ऐसे 4 विप्लवों का उल्लेख करता है, जिसमें एक है मेवात का विद्रोह। दिल्ली के आसपास का जो मेवात का क्षेत्र है, मेवाती उस समय बहुत उद्दंड हो चुके थे और वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लूटमार करते रहते थे। तो सुल्तान ने उनके खिलाफ सैनिक अभियान भेजे और आसपास के जो जंगल थे दिल्ली के आसपास के, जहाँ मेवाती शरण पाते थे, उन जंगलों को साफ करवा दिया गया। वहां पर सैनिक चौकियां स्थापित की गई और जिनमें अफगान सैनिकों को रखा गया, ताकि मेवातियों के विद्रोह को रोका जा सके। उनकी बस्तियों को जला दिया गया। परिणाम ये रहा कि मेवात जो है का क्षेत्र शांत हो गया। दूसरा जो एक विद्रोह उस समय हुआ था, वो था गंगा यमुना के दोआब का विद्रोह, और उसको भी उसने सफलतापूर्वक जो है दमन किया। साथ ही अवध में जो विद्रोही थे उनको भी उसने कुचला। उनके भी जो है गांव के गांव जला दिए गए और उससे वहां के लोग इतने भयभीत हुए कि उन्होंने वापस कभी विद्रोह करने का साहस नहीं किया। इसी प्रकार का एक और विद्रोह उस समय हुआ था, वो था कटिहार, यानी वर्तमान बुंदेलखंड के विद्रोह का दमन। कटिहार और उसके आसपास के क्षेत्र के विद्रोही जो है, वो भी हमेशा विद्रोह क्षेत्र वो रहता था और वहां पर शांति व्यवस्था करने के लिए उसने वहां पर भी जो है कत्लेआम का सहारा लिया। स्त्रियों और बच्चों को दास बना लिया गया और बाकी लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया। परिणामतः ये क्षेत्र भी जो है लंबे समय तक विद्रोहग्रस्त नहीं हो पाया। इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह का। तुगरिल खां बलबन का एक दास था और बंगाल में सूबेदार के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन उसको जब लगा कि सुल्तान मंगोलों के खिलाफ अभियान में व्यस्त है, उनकी समस्याओं से ग्रस्त है, तब उसने मौका पाकर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। सुल्तान ने अवध के सूबेदार अमीन खां को विद्रोह के दमन के लिए भेजा, लेकिन अमीन खां को सफलता हासिल नहीं हुई और वह तुगरिल से पराजित हो गया। तो सुल्तान ने तुगरिल खां को पराजित न करने का दंड अमीन खां को दिया और कहा जाता है कि उसका वध कर दिया गया और उसे अवध की फाटक पर लटका दिया गया। इसके बाद 2 सैनिक अभियान और भेजे गए, लेकिन वह भी असफल रहे। तब सुल्तान स्वयं बंगाल की ओर रवाना हुआ, क्योंकि सुल्तान का जो है दास रह चुका था तुगरिल। तो जैसे उसने विद्रोह किया था तो बलबन जो है गुस्से से तिलमिला गया, गुस्से के मारे पागल हो गया और वो चाहता था कि मैं कैसे इसका दमन करूं। और जब उसकी सेना नायक असफल रहे, तब वह स्वयं अपने पुत्र बुगरा खां को लेकर 3 लाख सैनिकों के साथ बंगाल की ओर रवाना हुआ। और जैसे उसके आने की सूचना बंगाल पहुंची, वहां का जो गवर्नर था तुगरिल खां, वह पूर्वी बंगाल की ओर भाग गया। लेकिन बलबन ने तेजी के साथ उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया गया
और उसे कठोर सजा दी गई। यहाँ तक कि उसके जितने भी समर्थक थे, उसके मित्र थे और उसके परिवार के लोग थे, उन सबको जो है मृत्यु दंड दे दिया गया। कहा जाता है कि जो बंगाल की राजधानी थी उस समय लखनऊ थी, वहां पर 2 मील तक जो है फांसी के जो है खूंटे टाँके गए, जहाँ पर इन लोगों को जो है टाँग दिया गया। तो इस प्रकार रक्त और लौह की नीति को अपनाकर बलबन ने तुगरिल खां के विद्रोह का दमन किया। इसके बाद हम बात करते हैं बलबन की मंगोल नीति। बलबन अपने सीमांत को शांत रखना चाहता था और उस समय मंगोल जो है मध्य एशिया से भारत की ओर आक्रमण करने की फिराक में थे और अनेक बार हमने देखा था इल्तुतमिश के समय में भी जो है जलालुद्दीन मंगोल मंगोलों के डर से शरण लेने के लिए भारत आया था, लेकिन कूटनीति का प्रयोग करते हुए इल्तुतमिश ने उसे वापस लौटा दिया। लेकिन जब बलबन गद्दी पर बैठा उस समय भी मंगोलों के आक्रमण निरंतर हो रहे थे। अतः बलबन ने एक मंगोल नीति बनाई और उसने पश्चिमी सीमांत पर सैनिक चौकियां स्थापित की और साथ ही उसने अपने पुत्र मोहम्मद खां और बुगरा खां को वहां नियुक्त किया। उससे पहले उसने अपने चचेरे भाई शेर खां को वहां पर रखा था, जो 70 तक 1270 तक जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, मंगोलों का निरंतर सामना करता रहा और मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने से उसने रोका। और उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद खां और बुगरा खां को 2 अलग-अलग जो है क्षेत्र में उसने नियुक्त किया और उनसे ये कहा कि अगर मंगोलों का आक्रमण होता है तो दोनों संयुक्त रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जब तक मोहम्मद खां जीवित रहा उसने मंगोलों का निरंतर जो है आक्रमण का प्रयास विफल किया और 1286 ईस्वी में भी जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो मोहम्मद खां जो है उनके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन मंगोलों के आक्रमण को उस समय भी बलबन की सेनाओं ने विफल कर दिया। तो इस प्रकार बलबन ने अपनी जो है सुरक्षा नीति पर चलते हुए मंगोलों के आक्रमण को निरंतर रोके रखा और अपने सीमांत की रक्षा की और अपनी मंगोल नीति में वह इस प्रकार सफल रहा। इसके बाद हम बात करें बलबन के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों की। बलबन ने सेना का भी पुनर्गठन किया और एक अलग विभाग स्थापित किया जिसको आरिज़ ममालिक कहा गया। सेना का पुनर्गठन करने की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि वो अपने खिलाफ निरंतर होने वाले विद्रोह का दमन करना चाहता था और साथ ही मंगोलों से सामना करने के लिए भी उसे एक सुदृढ़ सेना की जरूरत थी। उसने सेना का विस्तार किया और अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कहा जाता है कि वो शिकार के बहाने उन्हें जो है अभियानों पर ले जाता था और वह सेना का ही बल था जिसकी वजह से मंगोल जो है भारत में नहीं आ पाए और साथ ही तुगरिल खां और जो हिंदू राजा थे और जो अवध और आदि के जो सूबेदार थे जिन्होंने विद्रोह किया था, कटिहार का विद्रोह या मेवातियों का विद्रोह, उन सबका जो दमन किया गया उसका श्रेय जो है एक विस्तृत और संगठित सेना को ही जाता है। इसके बाद उसके विश्वसनीय और निष्ठावान गुप्तचर प्रणाली की हम बात करें तो उसने गुप्तचर प्रणाली को भी व्यवस्थित किया और इस गुप्तचर प्रणाली के बल पर ही वो अपने विद्रोह को जो है दमन कर पाया, अपने खिलाफ होने वाले इन बगावतों को रोक पाया। उसके द्वारा किए गए जो बरीद नियुक्त किए गए बरीद थे वो उसे सरदारों की और साथ ही सूबेदारों की गुप्त सूचनाएं उस तक पहुंचाते थे और यदि कोई गुप्तचर अपनी कर्तव्य पालन में असफल रहता था तो उसे कठोर सजा दी जाती थी। कहा जाता है कि मलिक बकबक ने जब अपने नौकर की हत्या की थी तो उसकी सूचना बरीद ने सुल्तान तक नहीं पहुंचाई तो उस बरीद यानी गुप्तचर को भी मृत्युदंड दिया गया। तो इस प्रकार एक विश्वसनीय और निष्ठावान गुप्तचर प्रणाली के द्वारा वो अपनी जो है प्रतिष्ठा को, अपनी सल्तनत को कायम रखने पाने में सफल हुआ। साथ ही उसने एक कार्य किया कि जो सैनिक अब वृद्ध हो चुके थे या सैनिक सेवा नहीं कर रहे थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन सैनिकों की इक्ताओं को उसने वापस लेना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसके मित्र और दिल्ली के कोतवाल ने उसे सलाह दी कि वो जो सैनिक अभी वृद्ध हैं और जीवित हैं, उनकी इक्ताएं उन्हें वापस लौटाए, तब उसने उनकी इक्ताओं को वापस भी लौटा दिया। और सैनिक एकताओं को वापस लेने का जो उद्देश्य वह यही था कि वो राज्य की सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहता था और राजस्व में वृद्धि करना चाहता था।
इसके साथ-साथ उसके द्वारा एक कार्य किया गया था, वो था शासन को केंद्रीकृत करना। उसने जो भी ज़िम्मेदारी के पद थे, प्रशासनिक पद थे या जो गुप्तचर थे या सैनिक अधिकारी थे, उन सबकी नियुक्ति खुद करना शुरू किया या फिर ये होता था कि उनकी नियुक्तियाँ सुल्तान की सहमति के बाद होती। उसके परिणाम स्वरूप जो है शासन का केंद्रीकरण हुआ। यद्यपि बलबन अपनी नीतियों के माध्यम से लौह और रक्त की नीति जो अपनाई, उसके माध्यम से सम्राट पद की, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को कायम रखने में सफल रहा। लेकिन उसके द्वारा जो तुर्काने चहलगानी का दमन किया गया, उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा। क्योंकि उसका परिणाम हुआ जिसे प्रोफेसर के निज़ामी जो है, कहते हैं कि उसने जो तुर्की जो ये थे गुलाम, उनको नष्ट कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जब खिलजी अ, ने जो है दिल्ली सल्तनत पे हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो उस समय उनको रोकने वाला सुल्तान के पास कोई नहीं था और उसके उत्तराधिकारी मात्र 3 वर्ष तक ही शासन कर पाए और जो बलबन का वंश था वो समाप्त हो गया। बलबन का निधन जो है वो 1287 में हुआ और तब तक सुल्तान जो है बहुत वृद्ध हो चुका था और 1286 ईस्वी में जो उसका पुत्र मोहम्मद खां मंगोलों से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, वह उसे बहुत प्रिय था और उसकी मृत्यु के बाद जो है वो बहुत दुखी और सदमे में था और इसीलिए वृद्धावस्था में 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। जहां तक बलबन के चरित्र का मूल्यांकन हम करें या उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें, तो बलबन एक योग्य शासक साबित हुआ और उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि उसने एक नव स्थापित तुर्की सल्तनत को सुरक्षा प्रदान की और उसने अगर ये नीति नहीं अपनाई होती, तो तुर्की सल्तनत अपनी जो है बाल्य अवस्था में जो है धराशायी हो जाती। यानी मंगोलों के खिलाफ नीति अपनाना हो या मेवातियों का विद्रोह हो या फिर जो है गंगा यमुना दोआब के जो राजपूत राजा हैं उनका विद्रोह हो और कटेहर का विद्रोह हो या फिर बंगाल के तुगरिल खां का विद्रोह हो। उसने इन विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया। परिणाम ये हुआ कि इल्तुतमिश के बाद जो साम्राज्य या जो सुल्तान का जो राज्य है, वो अस्थिर हो गया था। वो अब स्थिरता को प्राप्त हो चुका, उसे एक स्थायित्व प्राप्त हुआ। इसीलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी कहते हैं कि वह एक महान योद्धा था, एक अच्छा शासक था और नीति निपुण था और बलबन ने घोर संकटमय स्थिति में अल्पवयस्क तुर्की राज्य को सुरक्षित रखकर उसे नष्ट होने से बचाया। इसीलिए बलबन को एक महान शासक माना जाता है मध्यकालीन भारत का, जिसने की उस तुर्की सल्तनत की रक्षा की जिसकी स्थापना मोहम्मद गोरी के द्वारा की गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जैसे शासकों ने उसे आगे बढ़ाया था। यदि इस समय बलबन जैसा शासक सत्ता में नहीं होता, तो निश्चित रूप से तुर्की सल्तनत उसी समय नष्ट हो जाती। लेकिन बलबन ने अपनी योग्यता के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर और अपनी साहस और शक्ति के बल पर तुर्की सल्तनत को नष्ट होने से बचा लिया और परिणाम ये हुआ कि उसका जो वंश है वह तो लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया क्योंकि 1290 में ही जो है खिलजियों ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। लेकिन खिलजी भी क्योंकि मध्य एशिया के थे, तो एक परंपरा जो सुल्तानों की चली थी, वो आगे चलती रही। खिलजियों के बाद तुगलक आ गए, तुगलकों के बाद सैयद और अंत में लोधी और लोधियों से ये सत्ता हस्तांतरण हम देखते हैं कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगलों के हाथ में चला गया। तो इस प्रकार बलबन जो है यद्यपि क्रूर शासक माना जाए, लेकिन उस समय उसके द्वारा जो नीति अपनाई गई, वो उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल थी, क्योंकि लोगों में और सरदारों में सम्राट और सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा है, वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। सरदार सुल्तान को कठपुतली समझे हुए थे, इसलिए जरूरी था कि वो कठोरता की नीति अपनाए, वरना ये होता कि अलग-अलग जो है राज्य जो भी प्रांत क्षेत्र हैं, जो सल्तनत के अधीन थे, वो एक के बाद एक स्वतंत्र हो जाते
और सल्तनत का अस्तित्व जो है बाल्यावस्था में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बलबन का भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है, विशेष तौर पर सल्तनत